हेलो, माय नेम इज़ अरुण एंड वेलकम टू माय चैनल। आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखते हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे चेक करते हैं। पाउलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डेल्टा एक्स के बेस पर बताया। को डेल्टा एक्स के बेस पर बताया एंड पाउलिंग स्केल बॉन्ड एनर्जी पर बेस है। जी पर बेस्ड है। तो पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स एक्स ए माइनस एक्स बी रूट ई ए माइनस बी माइनस रूट ई ए ए इंटू ई बी बी। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर होती है। इसमें एक्स ए जो होता है अपन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम, ए ई ए माइनस बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एटम। ए माइनस बी एटम। अब अगर हमें किलो कैलोरी पर निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा तो यहाँ डेल्टा एक्स हो जाएगा अपन का एक्स ए माइनस एक्स बी। तो हमारे पूरे फॉर्मूला में 0.208 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट ई ए माइनस बी माइनस रूट ई ए मल्टीप्लाई ई बी। ये हमारा जो इसकी इस फॉर्मूले की जो यूनिट होती है वो अपन की किलो कैलोरी होती है। फॉर किलो कैलोरी। अब अगर हमें किलो जूल में निकालना है फॉर किलो जूल तो इस फॉर्मूला को हम 0.28 की जगह
0.1017 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो किलो जूल में आ जाएगी। 0.1017 रूट ए माइनस बी ई ए इंटू ई बी। ये हमारा किलो जूल में फॉर्मूला हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 4.0 है तो मुल्किन स्केल पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। तो मुल्किन स्केल पर जब हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसे सिंपली 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो मुल्किन स्केल पर आ जाएगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुल्किन स्केल पर 11.2 हो जाएगी। अब हम देखते हैं मुल्किन स्केल का फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुल्किन स्केल में 2.8 का मल्टीप्लाई पॉलिंग स्केल की वैल्यू से हो जाता है तो हमारी मुल्किन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। बट इसका कुछ और भी फॉर्मूला होता है जैसा कि मुल्किन स्केल पे आई ए आयोनाइजेशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रो एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू नंबर। ये हमारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे होगी। यहाँ हमारा आई ई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ई ए हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर हमें वैल्यू किलो जूल पर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मुल्किन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए मुल्किन स्केल पर आयोनाइजेशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रो एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.10017 इन किलो जूल। अब अगर हम
किलो कैलोरी पे बात करें तो इलेक्ट्रो एफिनिटी मल्टीप्लाई बाय आयोनाइजेशन एनर्जी का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.208 से इन किलो कैलोरी के लिए। हमारा ये फॉर्मूला इन किलो जूल पे निकलेगा जब यूनिट हमारी किलो जूल पर होगी तो, और हम इस फॉर्मूले का यूज़ तब करेंगे जब हमारी यूनिट किलो कैलोरी होगी। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6 इक्वल टू पाउलिंग स्केल। एंड इलेक्ट्रो एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 5.6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए माइनस बी ई ए मल्टीप्लाई ई बी बी। मुल्किन स्केल इक्वल टू पॉलिंग स्केल। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रो एफिनिटी को जोड़कर 5.6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पॉलिंग स्केल की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया मुल्किन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए 2.8 को हम पाउलिंग स्केल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मुल्किन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। या फिर मुल्किन स्केल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी मल्टीप्लाई इलेक्ट्रो एफिनिटी 2 इंटू 2.8, तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रो एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूला होते हैं मुल्किन स्केल और पाउलिंग स्केल के लिए, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उनकी आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर आयनिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की होती है, फिर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच हाइड्रोजन ब्रोमीन, फिर अपन का हाइड्रोजन और आयोडीन आता। आयनिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अब अगर हम बात करें कि जैसे ये एक कोई मॉलिक्यूल है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, वहीं पर आयोनाइजेशन या आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा एंड वहीं से आयोनाइजेशन होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी 2.1 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 और सोडियम की 0.1। तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में है, सॉरी सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में है। तो हमारा आयोनाइजेशन इनके बीच से होगा। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा नॉन मेटल से कम होती है। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर देन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसके और भी नाम हैं। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हमें किसी आइटम की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को तभी पता कर सकते हैं जब वह सिंगल स्टेट या गैसियस स्टेट में हो। स्टेट और गैसियस स्टेट में हो तभी हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पता कर सकते हैं। गैसियस स्टेट या सिंगलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वह उतनी ही एनर्जी की डिमांड करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो रहे होंगे तो ये कम एनर्जी की डिमांड करेंगे, एंड अगर ये अनस्टेबल हो रहे होंगे तो ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करेंगे। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे अपने घर से जयपुर जाना है और मेरा जयपुर घूमने का बहुत मन है, अगर मुझे यहाँ जाने के लिए कोई 5,000 रुपये भी देता है तो मैं ले लूँगा। बट अगर वहीं कोई मुझे कहता है कि
दुबई जाने को, जहाँ मेरा जाने का कोई मन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो मुझे 5,000 रुपये देंगे तो क्या मैं जाऊँगा? नहीं। तो मैं ऐसी कंडीशन में उनसे 50,000 रुपये की डिमांड करूँगा। सो ऐसा ही केस यहाँ भी होता है। मतलब जब गैसियस स्टेट या सिंगल स्टेट में अगर कोई एटम है और वह स्टेबल हो रहे हैं तो वह बहुत कम एनर्जी की डिमांड करते हैं। बट अगर वह अनस्टेबल हो रहे हैं तो वह ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करेंगे। यह जो प्रोसेस होती है वो अपन की एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक एंड एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। सो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। जब हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ एक टर्म आती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये क्या है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये उसका इनर सेल। यहाँ हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी सपोज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड और इसको आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्थ कहते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में अगर हम यह इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ और होगी। फिर जब हम सेकंड एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ और होगी। एंड जब थर्ड निकालेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फिर बदल जाएगी। और जब फोर निकालेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फिर बदल जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फोर्थ, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, तो ये हमारा सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जैसे ही आयोनाइजेशन होगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती चली जाएगी एंड प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती चली जाएगी। मतलब इसका यह है कि जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारी प्रोसेस एंडोथर्मिक थी, बट जैसे ही हम उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती चली जाएगी। ऐसे ही थर्ड फोर्थ, जैसे जैसे ही हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे हमारी प्रोसेस एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक हो जाएगी। एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक हो जाएगी। अब इसको फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं तो इसके फैक्टर इफेक्टिंग देखते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग, तो फर्स्ट फैक्टर है अपन का साइज,
अप टू डाउन साइज इंक्रीज होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। सेकेंड फैक्टर है अपन का जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हमारा जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ है एटम्स की। तो क्वेश्चन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनका ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नियॉन की होनी चाहिए, नोबल गैस की। नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, फिर लिथियम। ये हमारा हो गया नोबल गैस। नाइट्रोजन हो गया हाफ फील्ड। बोरॉन और बेरिलियम हो गए फुल फील्ड। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो गया। अब हम देखते हैं आर्गन, उसके नीचे वाले ग्रुप का। आर्गन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सोडियम। तो ये हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई सेकेंड ग्रुप की, सेकेंड जियोइड की। सेकेंड पीरियड की। तो नोबल गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हमारा नोबल गैस आएगा। हमारा जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो सेम होगा, बट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं बोरॉन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन फैमिली।
तो गैलियम के 3D ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसका जेट इफेक्टिव एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाता है। जेट इफेक्टिव बढ़ जाता है एल्युमिनियम से। एंड टैलियम पर अब जो जेट इफेक्टिव हुआ वो गैलियम का एल्युमिनियम से ज़्यादा हो गया। टैलियम पर जेट इफेक्टिव ज़्यादा होता है इंडियम से। अब अगर बात करते हैं हम टैलियम का, तो इसका जेट इफेक्टिव इंडियम से ज़्यादा होता है। तो हमारा ऑर्डर बनता है बोरॉन फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी का। बोरॉन, टैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम एंड इंडियम। ये हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है फॉर बोरॉन फैमिली। इसके लिए एक कर्व भी दिया गया। यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी और यहाँ एटम्स। तो बोरॉन सबसे जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है वो टॉप पर, फिर हमारा एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर सेकेंड हाईएस्ट हमारा टैलियम का एंड लास्ट इंडियम। तो बोरॉन से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम और इंडियम के बाद अपन का थैलियम। बट जब हम इसे लिखते हैं तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अगर किसी भी एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई सा भी ऑर्डर आता है तो ये दोनों ही ऑर्डर सही हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रो एफिनिटी कहते हैं। सपोज ए में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये इतनी हमें एनर्जी रिलीज हुई।
18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी रिलीज हुई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर। इलेक्ट्रो एफिनिटी इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जो होती है 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जाए तो डेल्टा एच ए जी -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में केवल साइन का फर्क है। यह हमारा नेगेटिव साइन आता है, यहाँ हमारा पॉजिटिव साइन। अगर हमारी इलेक्ट्रो एफिनिटी नेगेटिव आ रही है तो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यह टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और यह ओनली एक जस्ट नंबर है एंड ये यूनिट लेस होती है। just a number and इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या अंतर है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? पहला, जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ये शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है एंड ये हमेशा यूनिटलेस होती है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है एंड ये यूनिटलेस होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एनर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, तो वहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गैसियस एटम
में एनर्जी को अट्रैक्ट करने की एनर्जी है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होता है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन का जो होती है एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, एंड ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा होती है। अब देखते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रो एफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रो एफिनिटी पॉजिटिव आएगी एंड प्रोसेस एक्सो हुई, और जो हमारी एंथैल्पी है वो नेगेटिव होगी फर्स्ट। बट जब हम इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगी एंड एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो प्रोसेस नेगेटिव एंड एंडोथर्मिक और वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी एंथैल्पी की। सो फर्स्ट प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, बट जैसे ही उससे सेकेंड इलेक्ट्रॉन या थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ रही है। इसी को हम सक्सेसिव इलेक्ट्रो एफिनिटी कहते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो फर्स्ट हम देखते हैं एटम का साइज। तो इलेक्ट्रो एफिनिटी हमारी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड है नंबर ऑफ चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रो एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। थर्ड है फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड। इलेक्ट्रो एफिनिटी इंक्रीज होती है। फोर्थ पॉइंट है 3p
P3, P6, D5, D10. Electroaffinity very less because they are already stable. तो इनकी इलेक्ट्रोएफिनिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो हम देखते हैं ग्रुप 16 की इलेक्ट्रोएफिनिटी। ट्रू एफिनिटी सल्फर, सेलेनियम, टाइटेनियम, ऑक्सीजन। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रोएफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड क्लोरीन। बट अगर हम बात करें ग्रुप 14 की तो इसमें सिलिकॉन की इलेक्ट्रोएफिनिटी कार्बन से ज़्यादा होगी। ग्रुप 15 में फास्फोरस की इलेक्ट्रोएफिनिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी। ग्रुप 16 में सल्फर की इलेक्ट्रोएफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी और ग्रुप 70 में क्लोरीन की इलेक्ट्रोएफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।